लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। मैं पहले के दो वीडियो लेक्चर्स में लगभग 13 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं। ये हमारा पार्ट थर्ड है और ये स्टार्ट हो रहा है 14 नंबर से। तो अगर आपको 1 to 14 तक का देखना है तो पहले का आप दो वीडियोस देख सकते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहाँ पर। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर कार्डियक मसल सेल्स। अब मैं हार्ट के एनाटॉमी, हार्ट के फिजियोलॉजी पे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, है ना। तो ये पूछा जा रहा है कि कार्डियक मसल सेल्स के बारे में क्या सही नहीं है ना। तो आपको पता है कि जो हमारा हार्ट का वॉल होता है, जो हार्ट वॉल जानते हैं आप, हार्ट वॉल में 3 लेयर्स होते हैं, पता है आपको ये। जो बाहर का लेयर है इसको आप कहते हैं इपिकार्डियम, जो मिडिल लेयर है इसको मायोकार्डियम कहते हैं, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, और सबसे जो अंदर का लेयर इसको एंडोकार्डियम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होगा आपको ये चीज, है ना। तो हार्ट वॉल 3 लेयर्स का बना होता है, आउटर एपिकार्डियम, मिडिल मायोकार्डियम एंड इनर एंडोकार्डियम कहते हैं इसको। एंडोकार्डियम पता है आपको, ये एंडोथेलियल सेल्स के बने होते हैं। ये एक तरह का सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया का पार्ट होता है। और जो मिडिल लेयर है मायोकार्डियम, जो मोस्ट स्पेशलाइज्ड होता है इसका, जिसमें कार्डियक मसल सेल्स मिलते हैं, है ना, जिसकी वजह से आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो और आपको पता है कि आपकी हार्ट के बाहर जो एक इस तरह का कवरिंग होता है इसको पेरिकार्डियम कहते हैं, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं, है ना। ये एक तरह का मतलब पेरिकार्डियम जो कह सकते हैं, ये 3 मेम्ब्रेनस लेयर होता है। देखो 3 मेम्ब्रेन्स आर देयर जो आपके हार्ट वॉल को सराउंड करता है, और इसी पेरिकार्डियम के बीच के लेयर्स में पेरिकार्डियल फ्लूइड का प्रेजेंस होता है ना। तो ये आपको मोटे तौर पे पता है हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्डियक मसल सेल्स जो हमारे मायोकार्डियम में मिलते हैं उसके बारे में क्या जानते हैं आप। तो प्रेजेंट इन ऑल हार्ट वॉल लेयर्स, ऐसा नहीं है ना। तो देखा जाए तो ये सभी लेयर्स में नहीं होता ना। कार्डियक मसल सेल्स तो केवल मायोकार्डियम वाले पार्ट में होता है, ठीक है। सेकंड देखो क्या लिखा है, ऑल आर कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर। क्या सारे के सारे कार्डियक मसल सेल्स कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं? अब मैं एक चीज बता दूं आपको, यहां पर देखिए, ये चीज याद रखिएगा कि जो कार्डियक मसल सेल्स होते हैं, इसमें लगभग आप देखिए 2 तरह के सेल्स हैं। देखो इसमें एक ऑटो रिदमिक सेल्स कहते हैं और एक इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होता है। ये तो बहुत ज्यादा नहीं होता, मोस्टली कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स ही होते हैं। मोर देन 90% ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स आर देयर इन योर हार्ट, इन योर हार्ट मसल सेल्स की बात करें तो, है ना। कुछ ऑटोरिदमिक सेल्स होते हैं जिसका काम होता है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना। जैसे अगर मैं कहूं कि ऑटोरिदमिक सेल्स आर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, याद रखना, जो ऑटोरिदमिक सेल्स होते हैं वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, और जो कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होते हैं वो ऑटोरिदमिक नहीं होते। मतलब कार्डियक मसल जितने भी हैं, क्या सबके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है? आंसर इज नो। कार्डियक मसल सेल्स का स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जिसको ऑटोरिदमिक सेल्स कहते हैं, और इसकी वजह से ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता रहता है कंटिन्यूअसली, और उस करंट की वजह से सभी कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है फिर। और ये ऑटोरिदमिक सेल्स हमारे ऐसे नोड में होते हैं, हमारे एबी नोड में होते हैं, हमारे बंडल ऑफ फिश में होते हैं, पर्किंजर फाइबर्स में होता है, एबी बंडल में होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल आर कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर, दैट इज रॉन्ग। याद रखना कि जो ऐसे नोड है, एबी नोड है, बंडल ऑफ फिश है, ये ऑटोरिदमिक सेल्स हैं जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होते। समझ में आ गया आपको? तो ये कहना भी गलत हो जाएगा। और क्या सभी के सभी ऑटोरिदमिक होते हैं? ऐसा भी नहीं है। ऑटोरिदमिक लिमिटेड सेल्स में ही होते हैं एक्टिविटी, तो ये भी गलत हो गया ना। तो ऑल ऑफ दीज आर एक तरह से ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कोई भी इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है। आप जैसे कहते हैं कि हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है। In NCERT is written like this: our heart muscles has intrinsic ability to generate, the action potential for
और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। बट ये दोनों काम अलग अलग तरह के सेल से होता है। जो ऑटोरिदमिक है वो कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं है, और जो कॉन्ट्रेक्टाइल है वो ऑटोरिदमिक नहीं है। और मोस्ट ऑफ द हार्ट कार्डियक मसल सेल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर के होते हैं, वो ऑटोरिदमिक नहीं होते। कुछ ही सेल्स ऑटोरिदमिक होते हैं। तो माइजेनिक एक्शन जो कहते हैं ये ऑटोरिदमिक सेल्स की वजह से होता है, जिसके इफेक्ट की वजह से पूरे हार्ट में क्या बताओ कॉन्ट्रैक्शन आता है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सबके सब स्टेटमेंट गलत है इसमें, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑल ऑफ दीस। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें से क्या करेक्ट है ऐसे नोट के लिए? ऐसे नोट जानते हैं ये आपके राइट एट्रिया के राइट वॉल पे होता है, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कवा। और ये हमारे हार्ट का ये पेस मेकर है, जो 1 मिनट में लगभग 72 to 75 टाइम्स ये डिपोलराइज होता है। इट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, जिसका रेट सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सब कहते हैं ये हमारा पेस मेकर है, जिसके एक्टिविटी की वजह से पूरे हार्ट का रिदम डिसाइड होता है एक्चुअली, है ना। तो मेडअप ऑफ कार्डियक मसल सेल्स, ये बात तो सही है कि ये कार्डियक मसल सेल्स से बने होते हैं। इट इज ए स्पेशलाइज्ड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कार्डियक मसल सेल्स, ये बात भी सही है। ये कार्डियक मसल सेल्स हैं, लेकिन ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, ये जस्ट करंट प्रोड्यूस करता है। इट इज ए ऑटोरिदमिक सेल्स, दैट इज ट्रू, ये ऑटोरिदमिक होता है, और इसी ऑटोरिदमिक एक्शन की वजह से हमारा हार्ट माइजेनिक एक्शन शो करता है। एंड दैट्स व्हाई ऐसे नोट के बारे में जो भी लिखा गया है ये सब कुछ सही है, एंड इसका भी आंसर का क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। समझ में आ गया? तो याद रखना, मैंने कह दिया कि हार्ट कार्डियक मसल सेल्स जो होते हैं मायोकार्डियम में, वो सबके सब कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते, ना सबके सब ऑटोरिदमिक होते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन ये है कि जो स्ट्रक्चर लाइक डेस्मोसोम एंड गैप जंक्शन आर प्रेजेंट इन। डेस्मोसोम एंड गैप जंक्शन ये हार्ट के किस पार्ट में होता है, हार्ट के किस लेयर में होता है? ऑप्शन दिया गया एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। और आंसर आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर मायोकार्डियम है। एक्चुअली आप जानते हैं एक चीज, देखिए आप जानते हो कि आपका जो कार्डियक मसल फाइबर होता है, ऐसा लगता है ये ब्रांच्ड अपीयरेंस में है। देखो ऐसे, ये मान लो ये अलग अलग कार्डियक मसल फाइबर्स हैं, ये अलग अलग कार्डियक मसल फाइबर्स हैं ऐसे मान लो। तो ब्रांच इसका अपीयरेंस होता है, और आप जानते हैं कि इसके बीच में एक इस तरह का अटैचमेंट है। देखो ऐसा, इस अटैचमेंट को कहते हैं क्या, इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं इसको? इंटरकैलेटेड डिस्क। और याद रखिएगा कि इस डिस्क के अंदर 2 तरह के चैनल्स होते हैं। एक चैनल्स वो जो इन दोनों को एक दूसरे से बाइंड करता है। देखो, तो ये जो आप एक दूसरे को फाइबर्स को जो टाइटली एडेयर किया हुआ है, इसका नाम तो डेस्मोसोम होता है। डेस्मोसोम कहता है इसको, जिसको आप मैकुला एडेरेंस भी कहते हैं, है ना, एडेयर करने के लिए होता है। मसल फाइबर को ये काफी टाइटली बांध के रखता है, ताकि जब हार्ट में काफी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हो तो ये फाइबर एक दूसरे से अलग ना हो जाए, है ना। और दूसरा देखो, इनके बीच में एक कम्युनिकेशन जंक्शन है, देखो, और इसे कहते हैं क्या, गैप जंक्शन। तो ये दोनों चीजें इंटरकैलेटेड डिस्क में ही होती हैं, और इंटरकैलेटेड डिस्क 2 कार्डियक मसल फाइबर्स के बीच में होता है। इसमें कम्युनिकेशन जंक्शन भी है, और इसमें अटैचमेंट वाले जंक्शंस भी होते हैं। डेस्मोसोम भी होता है और गैप जंक्शंस भी होते हैं। और आपको पता है
कि गैप जंक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, क्योंकि आपके जो भी ऑटोरिदमिक सेल्स हैं आपके हार्ट में, आपके हार्ट के कार्डियक मसल सेल्स में जो ऑटोरिदमिक सेल्स होते हैं, जब वो एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा बताओ, जनरेट करता है, तो ये इसी गैप जंक्शंस के थ्रू, मान लो कहीं भी अगर यहां पर कोई करंट प्रोड्यूस हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ इस पॉइंट पे, तो ये इस रास्ते से देखो यहां पहुंचेगा, फिर इस रास्ते से यहां पहुंच जाएगा। ये तो कहने का मतलब ये है कि जो एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन पोटेंशियल का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे हार्ट के मसल्स में, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके मसल फाइबर्स में, कार्डियक मसल फाइबर्स में गैप जंक्शन का होना जरूरी होता है। और इसी की वजह से हमारा हार्ट एक पूरी तरह से यूनिट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि एक जब एक्शन पोटेंशियल का बल्क जनरेट होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे हार्ट मसल फाइबर्स में हो जाता है, जो भी कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होते हैं, जो भी कॉन्ट्रेक्शन वहां पे होना है, एंड फॉर दैट वी नीड दिस गैप जंक्शन। तो ये मायोकार्डियम में होता है। पेरिकार्डियम, मैंने पहले कहा था कि पेरिकार्डियम हार्ट वॉल की कवरिंग होती है ना। और आपको पता है कि जैसे मान लो ये हमारा हार्ट वॉल है, ये हार्ट है मान लो अगर, और ये हमारा पेरिकार्डियम है, ऐसे देखो, और ये मान लो ये आपका हार्ट वॉल का सबसे आउटर लेयर है, ऐसे देखो। तो ये हार्ट वॉल का लेयर को एपिकार्डियम कहते हैं, और ये पेरिकार्डियम का पार्ट होता है। और इसी पेरिकार्डियम का जो लेयर है, इसमें भी लेयर्स होते हैं, पैराइटल सीरस कहते हैं, विसरल सीरस कहते हैं, है ना। और मतलब पेरिकार्डियम में भी लेयर्स होते हैं, देखो ऐसे ही है। और इसी पेरिकार्डियम के लेयर्स के बीच में यहाँ पर देखो ये फ्लूइड है, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब 16 पे आते हैं। देखिए 16 क्या कह रहा है, देखो कि इफ अ ऐसे नोड फेल्स टू वर्क कंप्लीटली, अगर किसी आदमी का पेसमेकर पूरी तरह से फंक्शन ना करे, फेल्स टू वर्क कंप्लीटली, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके? अ पर्सन विल डाई इमीडिएटली, क्या एक आदमी तुरंत मर जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन बी क्या दिया, देखो हार्ट बीट विल डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, हार्ट बीट बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा उस पर असर पड़ जाता है, हार्ट बीट सिग्निफिकेंटली क्या डिक्रीज कर जाएगा। वेंट्रिकल्स कंटिन्यू टू पंप विथ नॉर्मल रेट, मतलब ऐसे नोड अगर काम ना भी करे तो हमारा जो वेंट्रिकल्स है वो नॉर्मल रेट से ब्लड पंप करता रहेगा। एंड डी, हार्ट विल फंक्शन नॉर्मली। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपने आंसर सोच लिया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा बताओ, जैसे अगर देखा जाए तो जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो लेक्चर में बताया था कार्डियक एक्टिविटी के बारे में, कि हमारे जो ऐसे नोड है ये एक मेन ड्राइविंग फोर्स होता है, और ऐसे नोड का अटैचमेंट आपकी एवी नोड से होता है। ऐसे नोड है, एवी नोड है ना। ये बंडल ऑफ फिश होता है, ऐसे बंडल ऑफ फिश कहते हैं, और ये बाकी वेंट्रिकल्स को ऐसे कनेक्ट करके रखता है। देखो वेंट्रिकल्स इससे ड्राइव होता है। तो मैंने कहा था ये सबका अपना अलग अलग एक रिदम है। ऐसे नोड का रिदम 72 टू 72 टाइम्स या 70 टू 75 टाइम्स पर मिनट कहते हैं। एवी नोड का 40 टू 60 होता है, और बंडल ऑफ फिश का 25 टू 40 होता है। लेकिन ये तब काम करते हैं जब ये ऐसे नोड अपना काम ना करे। अगर आपका ऐसे नोड मेन ड्राइविंग फोर्स है, तो अगर ये इस एक्शन पोटेंशियल से इंपल्स जनरेट कर रहा है, तो एवी नोड और बंडल ऑफ फिश कुछ नहीं करेगा, फिर ये पूरा का पूरा हार्ट इसी तरह से कंटिन्यू होगा। फिर क्योंकि ये आगे की तरफ रन कर रहा है, ये मेन आपका ड्राइविंग फोर्स है। हाँ, ऐसे नोड अगर काम नहीं करेगा तो एवी नोड रन करेगा उसको। देखो एवी नोड भी फेल हो गया तो बंडल ऑफ फिश काम करेगा इसमें, बट हार्ट काम तो करता रहेगा ना। ब्लड पंपिंग डिस्टर्ब होगा, लेकिन हमारा हार्ट काम करता रहेगा। इमीडिएटली तो डेथ नहीं होना है, हार्ट हमारा इरिथमिक हो जाता है, हमारा हार्ट का फंक्शनिंग इरेगुलर हो जाएगा, इरिथमिक हो जाएगा, लेकिन इमीडिएट डेथ तो नहीं होता। पेसमेकर अगर आपका काम ना करे तो आप आर्टिफिशियल पेसमेकर से आपका रिप्लेसमेंट किया जाएगा, है ना।
लेकिन इमीडिएटली डेथ हम नहीं कहते इसमें, है ना। हार्ट की एक्टिविटी चलेगी, एरिथमिक हार्ट हो जाएगा, बट हार्ट की एक्टिविटी चलेगी, है ना। तो ये गलत है। यस, हार्ट बीट हमारा घट जाएगा, देखो, क्योंकि अब ये 40 से 60 पे आ गया, देखो ये 70 to 72 है, तो हार्ट बीट तो आपका, अगर एवी नोड ही हमारा मेन, अगर मान लो अब वो मेन हमारा ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका हार्ट बीट काफी ज्यादा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दैट इज ट्रू। वेंट्रिकल्स कंटिन्यू टू पंप नॉर्मली, ये पॉसिबल नहीं है। इरेगुलर हो जाएगा तो वेंट्रिकल का पंपिंग भी कभी ज्यादा कभी कम हो जाएगा, और जितना स्ट्रोक वॉल्यूम बनना चाहिए उतना तो बनेगा नहीं, है ना। और हार्ट विल फंक्शन नॉर्मली, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो डेथ भी अचानक नहीं होता, हार्ट आपका इरेगुलर हो जाएगा, आपको दिक्कत आएगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उसको जज करेगा और कंटिन्यूअस तुरंत आपको वो आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में आपको सजेस्ट करेगा वो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ? द आंसर इज बी। ऐसे नोड अगर पूरी तरह से काम ना करे तो हम जिंदा रहेंगे, आई डोंट नो कब तक, बट इमीडिएटली तो डेथ नहीं होता, लेकिन आपका हार्ट बीट काफी ज्यादा क्या होगा, सिग्निफिकेंटली क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेट्स सी फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपको पता है कि ईसीजी हमारा एक इंपॉर्टेंट एपरेटस है जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये मेजर करता है ना। इवन कहते हैं जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है या हार्ट का रिलैक्सेशन है, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो उसके थ्रू जो ब्लड का एक मूवमेंट हो रहा है, उस ब्लड का मूवमेंट जहां भी वो हो रहा है, अकॉर्डिंगली उस ब्लड के अंदर का जो एक्टिविटी है उसका ये मेजरमेंट होता है, उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस वगैरह है वो हम स्टडी करते हैं, और ये हमारा ईसीजी है। तो इनडायरेक्टली कहते हैं ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर कर रहा है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। और अब ये क्वेश्चन ईसीजी से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दो चार क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी आपसे। देखिए 17 एंड 18 क्वेश्चन ये है कि द पी वेव इन ईसीजी इज स्मॉलर देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिकॉज, जो पी वेव होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप ईसीजी का वो ग्राफ देखते हैं तो ईसीजी कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, देखो। यहाँ पे ऐसे हम बनाते हैं पी वेव, फिर ये यहाँ पे देखो ऐसे ये बनता है हमारा टी वेव, टी, इसे कहते हैं क्यू आर एस, और ये फिर ये देखो ऐसे यहाँ पर पी आता है, हाँ? तो ये आपका एक देखा जाए तो ये हमारा है, और ये देखो पी वेव यहाँ पे ऐसे कहते हैं। ये आपका पूरा एक ईसीजी का ग्राफ है ना, जो आप टाइम, एक्चुअली आप ग्राफ जो बनाते हैं आपने देखा होगा, इधर हम टाइम लेते हैं, सेकंड में ये होता है ये, और ये पोटेंशियल है जो मिली वोल्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक्टिविटी है ईसीजी का पी, और आप जानते हो कि ये जो आप यहां से यहां तक का जो इंटरवल देखते हैं आप, इसे कहते हैं पी आर इंटरवल। इसके अलावा देखिए ये जो पूरा एक्टिविटी है यहां से लेके यहां तक, ये देखो ये एसटी सेगमेंट है, जो ये पूरा प्रोसेस है, देखो एसटी सेगमेंट कहते हैं इसको।
और फिर आप यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा टीपी इंटरवल होता है, ठीक है। और जैसे कि आप मोटे तौर पे जानते हैं कि जो पी वेव है वो हमारा एट्रिया का, जो पी वेव है ये एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होता है ना। और जो टी है ये वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन होता है। जो टीपी इंटरवल है इसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टॉल कहते हैं। ये जो एसटी सेगमेंट है, एक्चुअली इसको एसटी सेगमेंट कहा जाता है, जिसमें वेंट्रिकल्स उस हद तक कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है जिस समय वो ब्लड को बाहर पंप करता है। तो वेंट्रिकल्स का इजेक्शन होता है, वेंट्रिकुलर एम्पिटिंग फेज, ये इसी एसटी सेगमेंट में होता है। और वी कैन से कि एसटी सेगमेंट वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बीच का एक पीरियड होता है। एसटी सेगमेंट कोई पीरियड नहीं है, ये एक्टिविटी होता है। इंटरवल पीआर कहते हैं, देखो पीआर इंटरवल, ये आपके एट्रियल डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन के बीच का टाइम होता है, पीआर इंटरवल कहते हैं इसको। तो ये तो एक, और आपको पता है कि फ्रॉम वन पी टू अनदर पी, ये पूरा का पूरा एक कार्डियक साइकिल बन जाता है। तो आप कहते हैं इस पी से इस पी तक का जो टाइम पीरियड होगा ये 0.8 सेकंड का होता है। और ये जो आर का मैक्सिमम आप जो टिक देखते हैं, ये लगभग 1 मिली वोल्ट का ये पोटेंशियल आता है, ठीक है। तो अब आपको इसी के बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब उसको रिलेट करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली आंसर तो मिलेगा नहीं, है ना। जैसे क्वेश्चन ये है कि पी छोटा है, एम्पलीट्यूड देखिएगा तो पी छोटा है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बड़ा होता है। देखो ये क्यूआरएस का पार्ट बड़ा होता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन मैंने क्या दिया कि ऐसे नोड इज प्रेजेंट इन एट्रियल वॉल। ये तो जानते हैं कि ऐसे नोड जो होता है ये आपके राइट एट्रिया के वॉल पे होता है। तो इससे क्या मतलब है, ऐसे नोड का काम तो होता है कि एक्शन जनरेट करना, जिसकी वजह से एट्रिया में पहले डीपोलराइजेशन होता है और इसके बाद एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसे नोड का प्रेजेंस अगर राइट वॉल पे है तो इससे क्यूआरएस का कोई मतलब थोड़ी है कि क्यूआरएस इतना बड़ा क्यों होता है। तो इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको। आगे देखिए, एवी नोड फर्दर डिपोलराइजेस द वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स। मैंने कहा था आपको कि ऐसे नोड अगर नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, ऐसे नोड अगर डिपोलराइज हो रहा है नॉर्मल तरीके से, तो उसमें एवी नोड का कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, एवी नोड उस करंट को डिले जरूर कर देता है बट उसमें कुछ ऐड नहीं करता वो। मतलब एवी नोड से जो करंट पास होगा उसका भी रेट वही होगा जो ऐसे नोड से आया था। यस, एवी नोड का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये इसके जो फाइबर्स हैं थोड़े स्लो होते हैं, तो वो एवी डिले कहा जाता है इसको, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के कुछ देर बाद होता है और उसे एवी नोडल डिले कहते हैं, जिसको आप पीआर इंटरवल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि एट्रिया का करंट, जब तक एट्रिया का पूरा सिस्टोल नहीं हो जाता तब तक पुर्किनियल फाइबर्स तक करंट पहुंचता भी नहीं है, और एट्रिया का सिस्टोल जब हो जाएगा तब आपके वेंट्रिकल्स के फाइबर्स क्या होंगे, डिपोलराइज करेंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो वो एवी डिले है और ये आप दिखा सकते हैं कहां से, बताओ, पीआर इंटरवल से। ये देखिए, तो ये बात भी सही नहीं है। ऐसे नोड के करंट में ये कुछ ऐड नहीं कर रहा एवी नोड। समझ में आ गया। थर्ड देखिए, एट्रिया हैव अ स्मॉलर मसल मास देन द वेंट्रिकल्स। ये बात सही है कि एट्रिया का साइज छोटा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके कार्डियक मसल्स का पूरा मास भी कम होगा अगर आप वेंट्रिकल से कंपेयर करते हैं तो वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो उसका जो एक्टिविटी है वो ज्यादा फास्टर है, उसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, तो उसमें जो डिपोलराइजेशन होगा वो ज्यादा होगा और इसकी वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो आप एम्पलीट्यूड देखिए ये पी से बड़ा होता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द साइज एंड मास। एट्रिया के रेस्पेक्ट में वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा होता है, उसके मसल फाइबर्स का नंबर भी ज्यादा होता है, वहां पर उस पर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स का नंबर भी ज्यादा होता है और इसकी वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड
पी से ज्यादा बड़ा होता है, तो इसका आंसर तो सी है ही। और एट्रियल डायस्टोल इज लॉन्गर देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये बात तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन इससे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बड़ा क्यों होता है, इससे इसका हमें आंसर नहीं मिल रहा। हम जानते हैं कि एट्रिया का जो सिस्टोल होता है ये 0.1 सेकंड का होता है, और एट्रिया का जो डायस्टोल है ये 0.7 सेकंड का होता है। वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है, और वेंट्रिकल का जो डायस्टोल है ये 0.5 सेकंड का होता है, और हमारा ज्वाइंट डायस्टोल जो होता है ये 0.4 सेकंड का होता है। यस, एट्रियल डायस्टोल इज लॉन्गर 0.7 सेकंड, ये 0.5 सेकंड का ही होता है, बट इससे इसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा इसमें कि क्यों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बड़ा होता है एट्रिया के या पी वेव के रेस्पेक्ट में। पी वेव का मतलब होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। पी वेव का मतलब आप एट्रिया का सिस्टोल नहीं कह सकते, पी वेव इज सिंपली एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज सिंपली कॉल्ड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और आपके एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के जस्ट थोड़े क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट होते ही वेंट्रिकल्स में सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो पंप नहीं करता ब्लड। पंप कहां से करेगा बताओ? जब ये एसटी सेगमेंट की बात करते हैं, देखो यहां से यहां तक का ये जो पूरा पार्ट है, देखो देखिए ये पूरा जो एक्टिविटी है, देखो ये एसटी सेगमेंट होता है, ठीक है। एन एसटी सेगमेंट रिप्रेजेंट्स द वेंट्रिकुलर इम्पिटिंग फेज, जब वेंट्रिकल्स ब्लड को इजेक्ट करता है आयोटा में और आर्टरी में। और टी वेव जो देखते हैं आप, देखिए ये पी से भी बड़ा है, ये एक्चुअली ये वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन है। और जो टीपी इंटरवल होगा, आप कह सकते हैं इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्सिंग फेज में होते हैं, जिसको ज्वाइंट डायस्टोल का फेज कहा जाता है। इसी से रिलेटेड आपकी ये क्वेश्चन है, देखो यहां पर कि टीपी इंटरवल्स ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट्स, जो टीपी इंटरवल आप देख रहे हो यहां से यहां तक, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन दिया देखो, एवी नोडल डिले। मैंने पहले कहा था कि एवी नोडल डिले जो होता है ये पीआर इंटरवल की वजह से होता है। या एवी नोडल डिले को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप? बाय पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल अगर ज्यादा बड़ा हो तो इसका मतलब है कि डिले ज्यादा हो रहा है, वेंट्रिकल्स तक आपका जो डिपोलराइजेशन है उसको जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, वो डिले कहते हैं, वो पीआर से पता चलता है। When the ventricles are completely depolarized, देखो वेंट्रिकल्स तो completely depolarized कहां हो गए? वो क्यूआरएस वाले पार्ट में होता है। क्या मतलब है टीबी से उसका? सी देखिए, वेंट्रिकुलर इम्पिटिंग फेज वो तो एसटी सेगमेंट होता है, वेंट्रिकल जो खाली होगा वो एसटी सेगमेंट वाले फेज में होता है। एंड डी व्हेन पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग इज टेकिंग प्लेस। अब देखो यहां पर मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था कि वेंट्रिकल्स में जो मैक्सिमम ब्लड आता है ये ज्वाइंट डायस्टोल के समय पे आता है। 70% ब्लड जो वेंट्रिकल रिसीव करता है एट्रिया से ब्लड, ये ज्वाइंट डायस्टोल के समय पर ही होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, कि पहले वेन्स का ब्लड आपके एट्रिया में आता है और एट्रिया में ब्लड जमा हो जाएगा, तो वो प्रेशर के हिसाब से वो फ्लैप को खोलता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को, और ब्लड अपने आप वेंट्रिकल्स में चला जाता है। उसको कहते हैं ज्वाइंट इसे कह रहे हैं पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। 70% ब्लड जो वेंट्रिकल्स में आता है वो पैसिवली आता है, और केवल 30% ब्लड आर्टरिया बाद में उसको कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू भेजता है, जिसको एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। तो 30% एक्टिवली होता है और 70% जो फिलिंग है वेंट्रिकल्स को पैसिवली होता है। एंड दैट्स व्हाई ये आपके इसी इंटरवल में होगा। तो इसका आंसर क्या बताओ? डी, व्हेन पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग इज टेकिंग प्लेस। और इसका अमाउंट कितना होता है? नियरली 70%। 70 to 80% ब्लड वेंट्रिकल्स रिसीव फ्रॉम द एट्रिया ओनली ड्यूरिंग द ज्वाइंट डायस्टोल। तो ईसीजी है देखो, और ईसीजी से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्राफ के बारे में पहले तो ईसीजी के बारे में और ज्यादा मेंशन किया गया था आपकी बुक्स में, बट फिलहाल अब जो आपकी बुक्स हैं उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग यहां से पूछे जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में रखिएगा। जैसे कहा जाता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काफी डोमिनेंटली आप देख सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है,
और जितनी बार आपका हार्ट बीट करेगा उतनी बार क्यूआरएस का कॉम्प्लेक्स नजर आएगा आपको। तो आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके, एक गिवन टाइम पीरियड में आपने क्यूआरएस को काउंट कर लिया, तो ये हम बता सकते हैं कि आपका हार्ट बीट क्या है, रेट ऑफ हार्ट बीट क्या है। तो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन द चार्ट ऑफ ईसीजी वी कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ हार्ट बीट आल्सो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। 19 क्वेश्चन भी ईसीजी से रिलेटेड है कि जो एबनॉर्मल ईसीजी का जो आप ग्राफ देखते हैं कई बार, जो इनका हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा, तो जो ईसीजी का एक नॉर्मल ग्राफ है वो फ्लक्चुएट करता है उसके मेजरमेंट में, पी वेव के एम्पलीट्यूड में, क्यूआरएस के एम्पलीट्यूड में, है ना, या एसटी सेगमेंट का एलिवेशन है वो डिप्रेस्ड हो गया, तो वो सब कुछ आप ईसीजी में देख सकते हैं। जैसे रिमेटिक हार्ट मैंने पहले कहा था कि जो हमारा पीआर इंटरवल है, पीआर इंटरवल अगर इनलार्ज होगा या रिमेटिक हार्ट की वजह से जब ईसीजी लिया जाता है तो एट्रिया का साइज वगैरह थोड़ा इंक्रीज करता है, उसकी वजह से हमारा पीआर इंटरवल भी क्या होगा बताओ, इनलार्ज कर जाता है। तो रिमेटिक हार्ट के केस में इनलार्जमेंट ऑफ क्या होगा, पीआर इंटरवल। ये रिमेटिक हार्ट आप जानते हैं बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन से होता है ये। तो आप देख सकते हैं कि रिमेटिक हार्ट जो हो गया, ये आपका कैसे पता चलेगा, इसका कंडीशन क्या बताओ, इनलार्ज्ड पीआर इंटरवल कहते हैं। एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, एक्चुअली इसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। देखो कि पहले अगर मान लो हमारा एसटी सेगमेंट वो ऐसे आ रहा था, देखिए अब हमारा एसटी सेगमेंट देखिए एलिवेट हो चुका है, ये हमारा एलिवेटेड एसटी सेगमेंट है, एलिवेटेड का। और ये अगर मान लो ऐसे हो जाता, देखिए ये डिप्रेस्ड कहते हैं इसको, है ना, जो बेस लाइन से नीचे आ गया वो डिप्रेस्ड है, बेस लाइन से थोड़ा ऊपर चला गया और तो वो आपका एलिवेटेड एसटी सेगमेंट है। और ये जो एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नजर आता है, ये इंडिकेट करता है आपके एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, मतलब हार्ट अटैक की बात आप कर रहे हैं। मतलब आपके हार्ट अटैक में, आपके हार्ट में कुछ ऐसा हार्ट का टिश्यूज है जिसको अब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इन्फार्क्शन का मतलब होता है वो वहां के टिश्यूज का डेथनिंग या डेथ होना स्टार्ट हो गया उसका, मतलब प्रॉपर आपका हार्ट का जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा उसके हार्ट के मसल्स में, तो वो डेथ होना स्टार्ट होगा उसका, एंड दैट रिजल्ट्स इन हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये हमारा तो देखो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करें तो ये हो गया, देखो एलिवेटेड एसटी सेगमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, और अगर आपके हार्ट मसल्स में, कार्डियक मसल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है उतना सप्लाई उसे नहीं मिल रहा, वो इस्कीमिया केस है, इसको मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं। इसमें हार्ट का मसल्स टिश्यू जिंदा तो है लेकिन उसको उस हद तक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा जिसको उतना उसको मतलब कहते हैं जिसकी वो जितना उसको रिक्वायर्ड है वो ऑक्सीजन उसे सप्लाई नहीं हो रहा, तो आपका जो एसटी सेगमेंट है वो क्या होगा, वो डिप्रेस्ड वाले पार्ट में चला जाता है। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया इज ऑल अबाउट द डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट। और अगर आप देखिए, मैंने कहा था कि अगर वीडियोस में पहले बताया था कि अगर मान लो कि ऐसे नोड, जैसे एक चीज बताइए आप, जैसे मान लो हमारा ये ऐसे नोड है, ऐसे ये हमारा एवी नोड है और ये हमारा बंडल ऑफ हिस है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ, देखो ये हार्ट है, इसमें वेंट्रिकल्स का पार्ट इसे जुड़ा हुआ है। ऐसे नोड ये है, एवी नोड ये है, और आप देखिए कि एवी नोड अपने ट्रैक से डिरेल्ड हो गया मान लीजिए, तो ऐसे नोड तो अपना 70 to 72 टाइम्स या 70 to 75 टाइम्स पर मिनट जो इसका एक्शन पोटेंशियल रेट है वो जनरेट करेगा। बंडल ऑफ हिस भी नियरली 25 to 40 टाइम्स इंपल्स जनरेट करता है, और एवी नोड का इससे पूरी तरह से अटैचमेंट खत्म हो गया।
मतलब ये है कि अब जो ऐसे नोट से इंपल्स जनरेट हो रहा है वो आपके बंडल ऑफ हिज तक तो पहुंच ही नहीं रहा। अब बंडल ऑफ हिज अपनी तरह से इंडिपेंडेंटली वो इंपल्स जनरेट कर रहा है, और यही हमारा कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है, इसी को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। और ऐसे केस में याद रखिएगा कि बार ऐसा भी होता है कि बाय डिफॉल्ट, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या हुआ कि ऐसे नोट हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, और आपके जो बंडल ऑफ हिज वगैरह होते हैं, अभी इसमें मान लो एवी नोट बीच में कनेक्टेड है, बट बंडल ऑफ हिज बाय डिफॉल्ट it is generating more amount of action potential, even more than ऐसे नोट। ये भी प्रॉपर कंडीशन नहीं है, और ये एक्टोपिक पेस मेकर का केस बनता है जब ऐसे नोट के बदले कोई और आपका ऑटोरिथमिक सेंटर ज्यादा इंपल्स जनरेट करे। ये एक्टोपिक पेस मेकर का केस बनता है, और इसमें पी वेव का जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था, देखो वो इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्टेड पी वेव कहते हैं इसको। तो इन्वर्टेड पी वेव इंडिकेट्स द कंडीशन ऑफ एक्टोपिक पेस मेकर। तो देखो ये हो गया इन्वर्टेड पी वेव, यहां से ऐड कर लीजिए इसको। देखो ए का हो गया, बताओ थर्ड, ए का थर्ड हो गया। एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन बी का सेकंड हो गया, देखो बी का सेकंड यहां पर है। मायोकार्डियल इस्कीमिया डिप्रेस एस्टी सेगमेंट 4 हो गया, देखो यहां पर सी का, और डी का क्या हो गया फर्स्ट, आंसर इज सी। ठीक है, तो ये भी पुराने एनसीईआरटी में भी लिखा भी गया था इन सब के बारे में, बट नई बुक में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे आता है, इट इज ऑल काइंड ऑफ नो सेंस टू डिस्कस हियर, क्योंकि इस लेवल तक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जब आप एमबीबीएस करने जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको, बट फिलहाल ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी वजह से होता है। ठीक है, और मतलब एक्चुअल कॉज क्या है ये नहीं जानना हमें, बस ग्राफ को समझना होता है। ठीक है, अब आइए 20 नंबर पे, ड्यूरिंग कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ये यही केस है, देखो इसमें ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का केस है, जब ऐसे नोट का जो इंपल्स है वो अब आपके बंडल ऑफ हिज तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि एवी नोट पूरी तरह से उससे अलग हो चुका है, मतलब एवी नोट के थ्रू करंट पास ही नहीं हो रहा। तो क्या होगा बताओ, एट्रिया अपने पेज से उसका कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, और बंडल ऑफ हिज अपने हिसाब से अपना काम करेगा, मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन अलग होगा और एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन अलग डेट से होगा। और जानते हैं कि बंडल ऑफ हिज का ज्यादा रिदम नहीं है, ज्यादा उसका एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है, तो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगा, पी वेव कॉन्टिन्यूअस करता रहेगा, क्योंकि उसका रेट ज्यादा होता है ऐसे नोट का। तो एट्रिया का रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है, या एट्रिया का एक्टिविटी फास्टर होगा इन रेस्पेक्ट टू वेंट्रिकल्स, और इससे हमारा हार्ट एरिथमिक हो जाता है पूरी तरह से, और ये डेडली कंडीशन बन जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ऐसा तो नहीं है, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो हो रहा है, बट वो रिदमिक फॉर्म में नहीं हो रहा, तो ये गलत है। Ventricles generate their own impulses at a rate slower than that of atria। ये बात सही है कि वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन का जो रेट होगा उसका रेट कम है, किससे बताओ, एट्रिया के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एट्रिया ऐसे नोट के वजह से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन बंडल ऑफ हिज की वजह से होता है, जिसमें प्रोकेंजियल फाइबर्स भी आते हैं, बंडल ब्रांच भी आते हैं, है ना। तो ये बात सही लिखा हुआ है। There will be no depolarization ऐसे नोट, ऐसे नोट डिपोलराइज क्यों नहीं करेगा, ये कोई कार्डियक अरेस्ट का केस तो है नहीं, ये हार्ट अरेस्ट तो है नहीं, ये ब्लॉक है। ब्लॉक में हम इंपल्स के प्रॉपर कंडक्शन का जो डिस्टर्बेंस है उसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो डिपोलराइजेशन तो होगा ऐसे नोड में, और एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन, वो जो रेट ऑफ डिपोलराइजेशन है वो एग्जैक्टली आपके वेंट्रिकल्स में कैरी नहीं होगा, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। और पी वेव विल नॉट, पी वेव तो ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपीयर होता है इन रिस्पेक्ट टू, अगर आप देखेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में तो पी वेव का अपीयरेंस ज्यादा फ्रीक्वेंट है, तो पी क्यों नहीं बनेगा, जब ऐसे नोड डिपोलराइज हो रहा है तो पी वेव भी बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ, बी।
तो ये सब भी ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसे भी याद रखिएगा। अब मैं आपको जो लास्ट वीडियो है इसका, 4th मेरे ख्याल से हो जाएगा इस चैप्टर का, उसमें कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।